शिक्षा निदेशालय बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के मामले सामने आने के बाद बड़ा फैसला हुआ। 3 भर्तियों में होगी दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच। नौकरी लगे शिक्षकों की संभागीय स्तर पर जांच की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश निकाला है। शिक्षक भर्ती 2016, शिक्षक भर्ती 2018, शिक्षक भर्ती 2021-22 और शिक्षक भर्ती 2022 की जांच होगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर। जिस तरीके से मामले सामने आए और मामले सामने आने के बाद जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब 3 भर्तियों में जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। नौकरी लगे शिक्षकों की संभागीय स्तर पर जांच होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश निकाला है। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले सामने आने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, 3 भर्तियों में जो है दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच होनी है। कौन कौन सी वो भर्तियां और जिस तरीके से लगातार मामले सामने आए, कह सकते हैं बड़ा फैसला लिया गया है और इसके बाद क्या कार्रवाई भी होगी अगर जो है फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो? देखिए पूनम, आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर से बड़ा आदेश सामने आया है। निदेशक सीताराम जाट के द्वारा 10 तारीख को आदेश जारी कर कहा गया है कि 2016, 2018 और 2021-22 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उनमें दिव्यांग सर्टिफिकेट कोटे से जो भी अभ्यर्थी लगे थे, जो अभी नौकरी कर रहे हैं सरकारी, उनकी एक बार पुनः जो है दिव्यांगता की जांच यहाँ पर की जानी है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट की मार्फत लोग नौकरी लगे हैं, उसको देखते हुए शिक्षा निर्देशक के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि संभागीय स्तर पर जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच है वो यहाँ पर की जाने वाली है और इसमें बाकायदा जो है संभागीय स्तर पर टीमों का यहाँ पर गठन किया गया है। और कह सकते हैं कि क्योंकि इन भर्तियों में संभावना ये जाहिर की जा रही है कि जैसे अब मामले निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में इन भर्तियों में बड़े स्तर पर दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर जो दिव्यांग नहीं है उन्होंने जो है नौकरी प्राप्त की है। ऐसे में इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये जो बड़ा फैसला है शिक्षा निर्देशालय माध्यमिक बीकानेर के द्वारा लिया गया है। तमाम जानकारी को साझा करने के लिए तो देखिए एक बड़ा फैसला जो है लिया गया है। दिव्यांग सर्टिफिकेट की अब जांच होगी। ये 3 भर्तियों में जांच की जाएगी। अजमेर के किशनगढ़ से खबर। गांधीनगर थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने एक SBI ATM को अपना निशाना बनाते हुए सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात रूपनगढ़ रोड स्थित विश्वकर्मा स्कूल के सामने बने ATM बूथ पर हुई। स्कॉर्पियो सवार लुटेरे वहां पहुंचे और वहां तैनात गार्ड बालकिशन शर्मा को बंधक बना लिया। लुटेरों ने गार्ड के हाथ पांव बांधकर मुंह पर स्प्रे कर दिया और महज 8 मिनट में पूरी ATM मशीन उखाड़ कर ले गए। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ATM मशीन को निशाना बनाया, यहाँ पर बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? आपको बताना चाहूंगा, यह वारदात रात में 2:45 बजे हुई है और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक स्कॉर्पियो में 5 से 6 बदमाश शामिल होकर आए थे और उन्होंने स्कॉर्पियो को उखाड़कर स्कॉर्पियो के पीछे डालकर वो यहाँ से फरार हो गए। बैंक अधिकारियों के मुताबिक उस समय ATM में 16,47,000 रुपए का केस था। जी पूनम। बिल्कुल रोहित, जो है इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या वहां पर कोई गार्ड तैनात नहीं था ATM के बाहर? और वहीं पुलिस गश्त को लेकर भी अब सवाल लाजमी है कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात हो गई, ATM मशीन उखाड़ना यानी कि कोई छोटी बात नहीं है। पूनम, उस समय वहाँ गार्ड बालकिशन शर्मा तैनात थे। बदमाशों ने ATM बूथ में घुसते ही पहले उन्हें बंधक बनाया, फिर उनके मुंह पर स्प्रे करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का क्या कुछ कहना है, कोई प्रतिक्रिया मामले को लेकर? आखिरकार कब तक इन बदमाशों को पकड़ा जाएगा और क्या कुछ जांच उनकी तरफ से की जा रही है? ASP ग्रामीण दीपक शर्मा ने अपने को बताया है कि उन्होंने जो है CCTV फुटेज के आधार पर नाकाबंदी कर दी है पूरे जिले भर में और जो स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है CCTV में। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जयपुर से खबर। जयपुर डिस्कॉम का नया निर्देश आया है। सभी 33
11 केवी जीएसएस और सब डिवीजन ऑफिस में लगेगा फ्लेक्स बैनर। उपभोक्ता हितों की अहम जानकारी भी बैनर पर प्रदर्शित रहेगी। 4x3 फीट के साइज में होगा यूनिफॉर्म बैनर। उपभोक्ताओं तक सेवाओं की जानकारी पहुंचाने की पहल की गई है। चेयरमैन डिस्कॉम और एमडी JVVNL आरती डोगरा ने निर्देश दिए हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, सब डिवीजन ऑफिस में फ्लैक्स बैनर लगेगा। उपभोक्ता हितों की अहम जानकारी इस पर प्रदर्शित की जाएगी, यानी कि एक जो है अच्छी पहल इसे कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल पूनम, देखिए सरकारी विभाग में खास तौर पर जहाँ पर आम जन जो लगातार जाते रहते हैं उनको जानकारी मिलनी चाहिए कि विभाग किस तरह से काम कर रहा है और उनके लिए किस तरह के काम हो रहे हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं। इसको लेकर चूंकि अधिकारियों से बातचीत करना या फिर ऑफिस में बैठे बाबू जब वो बात करते हैं तो अच्छे से पेश नहीं आते हैं। तो ऐसे में डिस्कॉम चेयरमैन और MD जयपुर डिस्कॉम आरती डोगरा ने स्पष्ट जो निर्देश जारी किए हैं उसको लेकर एक आदेश भी जारी किया गया है, जिसके तहत जो सभी 33 और 11 केवी के GSS और सब डिवीजन ऑफिस है उनमें एक फ्लैक्स बैनर लगाया जाएगा, जिसमें उपभोक्ताओं के हितों को लेकर उपभोक्ताओं की इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो सब जानकारी उसमें चस्पा की जाएगी। और ये जो जानकारी है इसमें उस जो भी संबंधित GSS और सब डिवीजन है उसमें कितने कनेक्शन लगे हैं, कौन कौन सी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, कितने कनेक्शन पेंडिंग है, ये सारी जानकारी उस फ्लैक्स बैनर है उसमें देनी होगी। पूनम, अमूमन देखा होगा कि जिस तरह से जो स्कूल में अस्पतालों में कई सारी जो जानकारियां हैं वो बाहर चस्पा रहती हैं, या तो फ्लैक्स बैनर पे या फिर दीवारों पर वो जानकारियां चस्पा रहती है। उसमें कई सारी चीजों में जो लोग आमजन है उनको सुविधा होती है जानने में समझने में कि किस तरह की योजनाएं चल रही है, क्या क्या प्रगति हो रही है और किस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे हित में है। तो इसी को लेकर अब जो एक और सरकारी विभाग है यानी जयपुर डिस्कॉम है वो इस पहल को शुरू करने जा रहा है। इसको लेकर जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। जल्दी ये जो सूचनाएं हैं ये बोर्ड पर हमें बिजली ऑफिस में देखनी पड़ेंगी। इसमें मुख्य रूप से जारी किए गए कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन, औद्योगिक कनेक्शन और कितना जो लोड बढ़ रहा है इसमें हर महीने, खास बात यह है कि मंथ टू मंथ इसमें अपडेट देना होगा कि इस मंथ इतने कनेक्शन जारी हुए हैं जिससे इतना लोड बढ़ा है और संबंधित GSS में कितना लोड है ये भी देखा जाएगा। तो इसमें विद्युत आपूर्ति है वो भी बाधित नहीं होगी और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को भी पूरी जानकारी रहेगी। पूनम जी, शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए अब जो है बैनर पर जानकारी पूरी प्रदर्शित की जाएगी और इसी को देखते हुए कह सकते हैं उपभोक्ताओं के लिहाज से काफ़ी अहम ये फैसला और जो निर्देश, तमाम दिशा निर्देश दिए गए कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। बैनर पर पूरी जानकारी रहेगी जिससे कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को परेशानियों से निजात मिलेगी। उन्हें इस बैनर पर पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी। बीकानेर से खबर, मिलिट्री इंटेलिजेंस और कोर्ट गेट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। बाजारों से सेना की वर्दी का कपड़ा बड़ी मात्रा में बिकने की सूचना मिली है। सुभाष मार्ग और मुख्य कोर्ट गेट मार्केट में कई दुकानों पर पहुंची टीम सेना की वर्दी का कपड़ा ना बेचने को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। विशेषज्ञों ने चेताया ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। बीकानेर जैसे संवेदनशील शहर में कपड़े की खुलेआम बिक्री पर सवाल उठे हैं। बीकानेर पुलिस ने सख्ती के साथ दुकानदारों को निर्देश दिए। पुलिस ने कहा अब बेचा तो बड़ी कार्रवाई होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देखिए बाजार में सेना की वर्दी के कपड़े बिक रहे हैं, वाकई एक बड़ा मामला हो जिस तरीके से ये चल रहा है, कब से ये चल रहा था और कैसे इसकी भनक लगी? जी बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा कि ये बड़ा मामला है। मिलिट्री इंटेलिजेंस और कोर्टगेट पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करते हुए कपड़ों की कुछ दुकानों पर छापेमार मारकर सेना की वर्दी के कपड़ा बरामद किए गए हैं।
बाजार में खुलेआम सेना की वर्दी का जो कपड़ा बिक रहा है, हर कोई इस कपड़े का उपयोग कर वस्त्र बनवा रहे हैं। ऐसे देखते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के द्वारा शहर में कपड़े की दुकानों पर जाकर कई दिन तक रेकी की गई। ऐसे में कोर्टगेट पुलिस के साथ मिलकर इंटेलिजेंस ने सुभाष मार्ग और कोर्टगेट पर स्थित कपड़ा व्यापारियों के यहाँ पर कार्रवाई की है। इससे दुकानदारों में एक मिनट के लिए हड़कंप मच गया और इस मामले में फिलहाल किसी भी दुकानदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि सभी दुकानदारों से समझाइश की गई है और उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि आगे से इस तरह सेना का वर्दी का कपड़ा है खुले बाजार में ना बेचा जाए। बेचने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ है। ऐसा बिना अनुमति ऐसे कपड़े की बिक्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। सेना की वर्दी को दोहराना या बिना निगरानी बेचना प्रतिबंधित है। इसकी खुली बिक्री से आतंकियों व असामाजिक तत्वों को फायदा मिलता है, जो सैनिक बनकर घुसपैठ, आतंकी हमले या तोड़फोड़ कर सकते हैं। ऐसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वही केवल पहनावे के प्रतीक नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की पहचान है और जनता का विश्वास है। ऐसे में इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे में इंटेलिजेंस की टीम और कोर्टगेट पुलिस के द्वारा दुकानदारों को पाबंद किया गया। कहा गया जी, शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का जयपुर दौरा। प्रभारी रंधावा पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने की है जवाहर बल मंच कार्यक्रम की शुरुआत। कांग्रेस वॉर रूम में सह प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। राजस्थान में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा भी करेंगे। कल पीसीसी में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ वोट चोरी के खिलाफ चलने वाले हस्ताक्षर अभियान की रणनीति भी बनाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रभारी रंधावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा से मिले और अब इसके बाद जो है देखिए आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार करनी है, इसको लेकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसलमेर के भड़ियाड़ा स्थित पोखरण फलसून बालोतरा में सिवाना पेयजल लिफ्ट पाइपलाइन एक बार फिर फट गई है। तो वहीं मेघरेखसर के बाद अब प्रहलादसर गांव के पास भी पाइपलाइन फटने की जानकारी मिल रही है, जिससे 8 फीट से अधिक गहराई के बड़े पाइपलाइन के फटने से किसानों के खेत में पानी भर गया है। बारांकी अंता में अवैध खनन के चलते तालाब में गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण भैंसें पानी में डूब गईं और उन्हें बाहर निकालते समय 55 वर्षीय रमेश भी तालाब में डूब गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर तलाश शुरू की। इसके साथ ही सांगोद से टीम भी बुलाई गई और रमेश के शव का रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। इनका ये मामला है कि ये किसान थे, इनका पास ही में खेत पड़ता है, तो वहाँ पे जो तलाई बनी हुई है उसमें भैंसें बैठी हुई थी इनकी, तो उनको निकालने के लिए जब ये गए तो वो घेरी है। घेरी मतलब ऐसा है कि ऊपर तो पानी कम रहता है लेकिन बीच में गड्ढे हैं जो 80-100 फुट के हैं। ये पहले अवैध खनन चला था यहाँ पे, तो इस वजह से क्या है कि काफ़ी गहरे हो गए, तो उनको दिखा नहीं, तो ये ना जानते नहीं थे, इस वजह से वो फिसल के उनमें। झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर, दुष्कर्म के एक पुराने मामले में पुलिस ने आखिरकार 7 साल से फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नरेंद्र सांगदिया धोबी अकलेरा झालावाड़ का रहने वाला है और फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी से बर्खास्त हो चुका है। पुलिस ने उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम भी घोषित था। राजीनामा न होने पर आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो वायरल कर दी। इससे आहत होकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। और विशेष प्रयत्नों के तहत इसकी जो सूचना करके उज्जैन में एक गोमती सागर नाम की इसने होटल खोल रखी थी, वहाँ ये रह रहा था। ये हाईकोर्ट से जमानत हुई थी। जमानत होने के बाद फिर ये वापस इसको समय समय पर कोर्ट में न्यायालय में माननीय न्यायालय में उपस्थित होना था, लेकिन ये वहाँ तारीखों पे गया नहीं। 7 साल से ये न्यायालय से एक तरह से स्थायी वारंटी होता है, वो घोषित हो रखा था। जबकि 2013 में इसके खिलाफ दुष्कर्म का और किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ। इससे
कोटा के सांगौद में जनता के जानमाल की सुरक्षा करने वाले बपावर थाने के पुलिस वालों का जीवन भगवान भरोसे है। जी हां, कुछ महीने पहले ही थाने के मुख्य द्वार का छज्जा गिर गया। थाने में सुरक्षा दीवार तक नहीं है। पुलिस बैरक की हालत ऐसी है कि कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। उच्च अधिकारियों ने अगर इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। जी, अभी बरसात का मौसम है, छत टपक रही है। काफ़ी 20 साल पुराना थाना है और छत पूरी जर्जर हो चुकी है, जगह जगह सरिये निकल रहे हैं और पानी टपक रहा है और जवान रह रहे हैं। एस्टीमेट हमने बनवा करके भिजवा दिया है। अब जो पीसा आएगा एस्टीमेट का मरम्मत कार्य के लिए जो पीसा आएगा उसको काम करवाएंगे। पर सर छत देखी होगी आपने, बैरिक की छत, नीचे की छत, पूरी छतें जो है बिल्कुल उखड़ चुकी है। बीकानेर के महाजन से खबर, फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास देखने आए बीएसएफ डीजी महानिदेशक दलजीत सिंह ने आर्टिलरी के युद्धाभ्यास का जायजा लिया। युद्धाभ्यास के जरिए अपनी ताकत को परख रही बीएसएफ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्टिलरी को भी सीमा पर तैनात किया गया था। महानिदेशक ने देखा आर्टिलरी का कौशल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद महानिदेशक का ये पहला दौरा है। तो युद्धाभ्यास के जरिए अपनी ताकत को परख रही है बीएसएफ। महानिदेशक ने आर्टिलरी का कौशल देखा, वो वहां पर पहुंचे। जिस तरीके से वहां पर अभ्यास किया जा रहा है उसको उन्होंने देखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद महानिदेशक का ये पहला दौरा है। बांसवाड़ा से खबर, आनंदपुरी कस्बे में कचरा संग्रहण वाहन बंद रहने और नियमित सफाई नहीं होने से आक्रोशित महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। 2 महीने से सफाई व्यवस्था ठप रहने पर महिलाएं पहले ग्राम पंचायत भवन पहुंची, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी देवीलाल पारगी के फटकार भरे रवैये से उनका गुस्सा और भड़क गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पंचायत ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करवाकर मोटी रकम वसूली है, जबकि अब सुविधाओं की कमी का बहाना बनाया जा रहा है। महिलाएं ढोल बजाते और नारेबाजी करते हुए पैदल ही उपखंड कार्यालय तक पहुंची और ज्ञापन सौंपा। तो देखिए, इन महिलाओं ने जो है अनोखे तरीके से ज्ञापन सौंपा है। ढोल बजाते हुए ये जो है कार्यालय तक पहुंची हैं और उसके बाद ज्ञापन सौंपा है। झुंझुनू के चनाना कस्बे में दिन दहाड़े हुई बकरा चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना प्रभारी एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आरोपियों की पहचान की और दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरी चोरी का खुलासा हुआ। दिन दहाड़े बकरी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो दिन दहाड़े बकरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था इन दोनों ही आरोपियों ने। और जब इस बात की सूचना पुलिस को लगी, पुलिस ने पूरे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसके आधार पर आरोपियों की पहचान की और दबिश देकर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आरोपियों को धर दबोचा। अलवर के खेड़ली से खबर, घटिया निर्माण की शिकायत पर कस्बे के मुख्य बाजार में बने पेशाब घर को नगरपालिका ने जेसीबी से तोड़ दिया। पालिका प्रशासन के अनुसार निर्माण कार्य तय मानक के अनुसार नहीं किया गया था, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई है। ये करीब 1 महीने पहले इसका वर्क ऑर्डर दिया गया था। इसको बनाने के लिए सार्वजनिक शौचालय, एक आधुनिक हम शौचालय बनाना चाह रहे थे जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। ठेकेदार को हमने वर्क ऑर्डर दे दिया गया था। ठेकेदार से जब पहले काम चालू किया था उससे हमें मना की थी, वे काम सही नहीं कर रहे हो आप और इसमें खराब चल रही है, माल घटिया इसमें चल रहा है। उस ठेकेदार ने कोई बात नहीं सुनी। हमने जेई साहब से बोला, जेई साहब ने उसको भी बोला कि भाई इस काम को ढंग से करना, बढ़िया काम करना।
और मैंने यहाँ के आसपास के जो दुकानदारों से भी बोला कि आप निगरानी रखना, अगर माल बढ़िया नहीं लगाता है, ठेका सही काम नहीं करता है, इसको अब काम रुकवा दिया जाए। इसने 2 दिन के अंदर अंदर ये पूरा काम करके चला गया। और जब मैंने निगरानी में शिकायत आई और मैंने खुद मौके पर जाकर देखा कि काम घटिया किस्म का था, बड़े काम में मैंने नोट शीट चला के इसका काम को रुकवाने के लिए और पेमेंट नहीं करने के लिए और इसको तोड़ाने के लिए ऑर्डर निकाल दिए गए थे। क्या नगर पालिका के पास केवल ठेका जारी करने, वर्क ऑर्डर जारी करने का कार्य है, निगरानी के लिए नगर पालिका क्यों नहीं करती? हमारे ईओ साहब के पास 3-3 चार्ज हुए, चार्ज नगर पालिका। नागौर के मेड़ता से खबर, जहां 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र महोत्सव की धूम शुरू होगी। मीराबाई स्मारक राउधुदागढ़ के सामने 4 भुजा चौक में गरबा डांडिया के विशेष आयोजन किए जाएंगे। इसी को लेकर श्री 4 भुजा धर्मशाला में नवरात्र महोत्सव समिति राउधुदागढ़ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महोत्सव को लेकर सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए रमेश पालड़िया को अध्यक्ष बनाया गया है। सीकर के फतेहपुर से खबर, 7 साल की कृष्णा किशोरी अपनी भागवत कथा को लेकर खासी चर्चा में है। कृष्णा किशोरी व्यास की पहली बार भागवत कथा होने जा रही है। महज 7 साल की उम्र में भागवत कथा करने वाली किशोरी की हर तरफ चर्चा हो रही है। इससे पहले 6 साल की उम्र में कृष्णा किशोरी नानीबाई का मायरा की कथा कर चुकी हैं। फतेहपुर कस्बे में श्राद्ध पक्ष में पितरों के तर्पण के लिए ये भागवत कथा आयोजित की जा रही है। कृष्णा किशोरी ने घर पर ये कथा तैयार की है। परिजन बताते हैं कि कृष्णा किशोरी पूरे दिन भगवान की भक्ति में ही लीन रहती हैं। मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज की परम शिष्या। मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हो रही है। 13 तारीख को कलश यात्रा है और 14 से 21 सितंबर तक मेरी भागवत कथा है। 8 दिन तक ये भागवत कथा चलेगी। किसके निमित्त ये कथा हो रही है? पितर देवताओं के निमित्त ये भागवत कथा श्राद्ध पक्ष में हो रही है। और किसको साक्षी मान रहे हैं? महाराज कौन से? श्री रत्तीनाथ जी महाराज की पावन स्मृति में ये कथा हो रही है। आपको किससे प्रेरणा मिली भागवत कथा करने की? श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अग्र पीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर